नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। आज की वीडियो में अब आपको आरआरबी एनटीपीसी इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू करवाएंगे और ये पीवाईक्यू का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आज आप उसको देख लीजिए। इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये पीवाईक्यू रहेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ पीवाईक्यू रहेंगे, प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के पीवाईक्यू रहेंगे और भारत की औद्योगिक नीति के पीवाईक्यू रहेंगे। तो टोटल 10-10 क्वेश्चन तीनों में से रहेंगे। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोनों पार्ट में हमारा मिला के जो इकोनॉमिक्स के 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद कला और संस्कृति का जो टॉपिक आपके सामने आने वाला है। इसके पहले मैंने जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी ये सब मैंने करवा दिया पीवाईक्यू। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है TANWA 1980 के दशक के अंत में तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों और जैविक खेती में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई ये योजना थी। TANWA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि टनवा का पूर्ण रूप इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म इससे आपको पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु वीमेन एक इन एग्रीकल्चर। इसका क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, तो एक यहाँ से हमारा 77 होगा। अगला है, गाडगिल फार्मूला को भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के लिए आवंटन का निर्धारण करने के लिए में अनुमोदित किया गया था, जिसका नाम सामाजिक वैज्ञानिक और भारतीय योजना के पहले आलोचक के नाम पर रखा गया था। तो इसका 77 क्या होगा हमारा 1969। ठीक है, तो दूसरा यहाँ से हमारा 77 होगा। कब रखा गया था, 1969 में रखा गया। ठीक है, तो दूसरा यहाँ से हमारा सही प्रश्न होगा। अगला है, जवाहर रोजगार योजना 1989 में के उद्देश्य से शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था, जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए मजदूरी रोजगार पैदा करना। तो 4 हमारे यहाँ से 77 होगा। अगला है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदान करना है। तो मुख्य उद्देश्य क्या प्रदान करना था, देखिए आवास योजना है तो यहाँ से कंफर्म होता है कि यहाँ घर देने की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अब किनको घर देने की बात हो रही है, यहाँ पे ये समझना जरूरी है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए आवास और शौचालय देने की जो सुविधा थी, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के तहत प्रदान किया गया था। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, ठीक है, वर्ष में न्यूनतम दिनों के लिए गारंटी कृत मजदूरी योजना प्रदान करता। तो 100 दिनों के अंदर, कितना 100 दिनों के अंदर। कहते हैं अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कोई बेरोजगार है तो आपको क्या करना है, मनरेगा में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सरकार आपको 100 दिनों के अंदर ही क्या कर देगी, रोजगार प्रदान करेगी। अगर सरकार 100 दिनों के अंदर रोजगार आपको प्रदान नहीं कर पाती तो आपके जो अकाउंट में रुपए आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि रुपए आना शुरू हो जाता है। ये सरकार की क्या होगी, बेबसी होगी। अगला है, डिजिटल इंडिया के उस संग्रह का नाम बताएं जिसे 2019 में जारी किया गया था। तो उसका क्या नाम है, तो उसका डिजिटल भारत सक्षम भारत। तो इसका 77 होगा। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम बीमा राशि कितना है। तो इसकी जोखिम बीमा राशि कितना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो कितनी राशि दी जाती है, तो 2 लाख राशि दी जाती है। कितनी, 2 लाख रुपए। तो यहाँ से हमारा आ इसका 77 होगा। ठीक है, अगला है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो समन्वय पोर्टल का ये उद्देश्य क्या है, तो इसका हमारा 77 होगा संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी रखना। तो तीसरा यहाँ से हमारे यानी कि सी इसका 77 होगा। ठीक है, अगला है, ई बिल वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो ई बिल वेविल किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माल और सेवाओं का जो पोस्ट पेमेंट होता है ई वे बिल से संबंधित है। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, नीति आयोग भारत सरकार का एक
नीतिगत थिंक टैंक है, इसने प्रस्थापित किया? तो इसने किसको प्रस्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत के योजना आयोग को। ठीक है, देखिए शुरू में जो है 1951 या 55 के बीच योजना आयोग को बनाया गया था। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 2015 में क्या है, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। और नीति आयोग को जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री के पद में होंगे नीति आयोग के हेड होते हैं। तो योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण के उद्देश्यों में से नहीं है? तो उदारीकरण के उद्देश्यों में से नहीं है, ये आपको बताना है। तो 4 इसका हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? 4 इसका सही उत्तर होगा। क्या 4 कह रहा है? प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी के प्रभाव को कम करने के लिए। अगला है, कुटीर उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कुटीर उद्योग यानी कि लघु उद्योग, MSME जिसे कहते हैं, माध्यम और सूक्ष्म लघु उद्योग जिसे कहते हैं, जिनको घर में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से कह रहा कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, अग्रिम तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसमें तकनीकी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। देखिए स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते, घर में ही बनाएंगे तो जो स्थानीय कच्चा माल होगा उसको कहीं बाहर से तो मंगाते नहीं। ठीक है, घरेलू उद्योग है, ठीक है, और परिवार की अंशकालीन श्रम का उपयोग करता है, लेकिन अग्रिम तकनीकी इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में से विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? तो जो विनिवेश प्रक्रिया है तो किस वर्ष शुरू हुई थी? निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो किस वर्ष से शुरू हुई थी? ठीक है, 1991 में शुरू हुई थी, और 1991 हमारा चौथे नंबर पर। ठीक है, अगला है, भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी भारत की पहली औद्योगिक नीति जिसका नाम था संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर तीसरा, 1948 में की गई थी। कब? 1948 में की गई थी। ठीक है, अगला है, वर्ष 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति के बाद कुछ उन उद्योगों में से एक जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। तो किनके लिए लाइसेंस? जब भारत में 1991 में लाइसेंस आया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो उनमें से उदारीकरण में कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक ही आवश्यक था, जैसे शराब हो गया, केमिकल की चीज़ें हो गई, और रक्षा संबंधी चीज़ें होंगी। इसमें क्या है, लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी था। केमिकल की चीज़ें हो गई, ठीक है, बाकी जो है लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला बड़े पैमाने का लोहा और इस्पात संयंत्र है? तो कौन सा है? टिस्को है। क्या? टिस्को। ठीक है, टिस्को याद रखिएगा। अगला है, 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल निर्माण इकाई एटलस साइकिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो एटलस साइकिल की बात हो रही है, ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसका सोनीपत इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? सोनीपत इसका सही उत्तर होगा, यानी कि हरियाणा। अगला है, स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात की जो है स्थापना की गई थी? आपको पता है जब सेकेंड पंचवर्षीय योजना हुई थी तो हर देश ने उसका लक्ष्य हम लोगों ने रखा था औद्योगिकरण को विस्तार करना या बढ़ाना। तो उसमें से जर्मनी के सहयोग से कहाँ का प्लांट लगा था, कहाँ स्थापित किया गया था प्लांट? तो राउरकेला का प्लांट स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की सूची में नहीं है? तो कौन सा इंटरप्राइजेस की सूची में नहीं है? तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड। 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है? तो कौन भारत के में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है? तो चीनी। क्या है? चीनी शामिल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU है? तो महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा एक कंपनी है? तो ये कंपनी कौन सी है? तो वेल है। कौन सी? वेल। ठीक है, अगला है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख रणनीतिक उद्योगों को नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ एक समाजवादी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR 1956 को अपनाया गया था।
इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को में अंगीकृत किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। कब वर्गीकृत, कितने श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया गया था? तो इसको जो कुल 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, अगला है उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? तो उत्पादन की जो प्रति इकाई कुल लागत है औसत लागत कहलाती है। क्या कहलाती है? औसत लागत कहलाती है। अगला है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक बैंक है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, ये आपको बताना है। तो ये स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हमारा दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत सेतु भारतवम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पर जोर देना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किसमें था? औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ? तो भारत की जो श्वेत क्रांति है इसका उद्गम किस राज्य में हुआ था? इसका उद्गम जो है गुजरात राज्य में हुआ था। एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है और इसके आपको जनक पता ही है, इसके जनक अच्छा आप लोग कमेंट बताइए बाद में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, अगला है एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद होती है जहाँ किसी बाजार में होता है। जहाँ किसी बाजार में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, निश्चित एक विक्रेता होता है। ठीक है, अगला है एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यात और के मूल्य और वस्तुओं के आयात के मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो किसी देश के निर्यात और वस्तुओं के आयात के बीच के जो मूल्य के अंतर को इसको कहा व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है, अगला है प्रति यूनिट टैक्स या यूनिट टैक्स क्या है? तो ये क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है उसे प्रति यूनिट टैक्स कहा जाता है। तो इसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन ये और पहले वाले पार्ट में 50 क्वेश्चन ये, तो टोटल आपके होगा 80 क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स के PYQ में आपके 80 क्वेश्चन हो गए और ये 80 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, ये इसलिए आपको इसको तैयार करना है RRB के लिए। जो भी महत्वपूर्ण रेलवे के एग्जाम है, ग्रुप D हो जो भी हो, इसको आपको तैयार करके ही चलना है। ठीक है, और इसके बाद में कला और संस्कृति, क्या कला और संस्कृति इसके बाद में आपको लेके आने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आपको प्रमुख लोक नृत्य रहेंगे, त्यौहार रहेंगे, मंदिर रहेंगे, आदि सारी चीज़ें रहेंगी, गुफाएं रहेंगी, तो आदि चीज़ें सारी रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।